परी ये कोई परियों की कहानी नहीं है, बल्कि कहानी है ऐसे क्रीपी जिन की जो अपने बच्चे पैदा करता था क्योंकि उसे यहाँ पर अपना वंश बढ़ाना था। तो फिर से अंडररेटेड मूवीज में हम ला चुके हैं परी मूवी को और लास्ट में हम इसके फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्नब नाम के एक युवा लड़के को दिखाते हुए। आज इसकी शादी की बात चल रही है तो जस्ट अपने रिश्ते की बात पक्की करके आया है। लड़की इसे काफ़ी पसंद आई है, सीधी सादी योगा टीचर। तो जब ये घर से वापस जा रहे थे, मस्ती मजाक और शादी की आगे की तैयारियों की बात चल रही थी। बस नज़र हटी दुर्घटना घटी। रोड पर एक बूढ़ी औरत अर्नब की गाड़ी से टकरा जाती है। परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि ये एक्सीडेंट का केस बनता था और अर्नब की अभी ही शादी पक्की हुई थी तो वो लंबे से जेल में जा सकता था। जब पुलिस आती है तो अर्नब की फैमिली वाले बार बार कहते हैं कि अर्नब की कोई गलती नहीं थी। वो बूढ़ी औरत जानबूझ के रोड के सामने आई थी जैसे वो खुद को खत्म करना चाहती थी। हकीकत अर्नब भी जानता था कि उसका ध्यान सही में रोड से हटा था और वो उस बूढ़ी औरत को नहीं देख पाया था, लेकिन फिर भी पीयर प्रेशर और अपने करियर को बचाने के लिए वो भी इस झूठ में सभी का साथ दे रहा था। पुलिस वाले जानना चाहते थे कि ये बूढ़ी औरत कौन थी और कहाँ जा रही थी। तो गांव वाले बताते हैं कि ये बूढ़ी औरत यूजुअली पूरे गांव से दूर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहती थी। गांव के लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि ये औरत काफ़ी स्ट्रेंज थी। तो ऐसे में जानने के लिए और खोज खबर लेने के लिए वो उस बुढ़िया के घर के पास जाते हैं। झोपड़ी बहुत ही तितर बितिर और बिखरी हुई सी थी, बड़ी बेतरकीब सी और घटिया तरीके से मैनेज की हुई। और झोपड़ी के आसपास बहुत सारे कुत्ते थे जो पुलिस को देखते ही भौंकने लगे थे। हम देख पाते हैं कि इस झोपड़ी में अनुष्का शर्मा, जिसका नाम रुखसाना है, वो भी थी। शायद वो इस बुढ़िया की बेटी थी। गांव वाले बताते हैं और कंफर्म भी करते हैं कि हाँ, ये उस बुढ़िया की बेटी थी। और पता नहीं ये बुढ़िया क्यों हर महीने गांव से कुत्ते चुरा कर ले जाती थी। शायद सही में ये कोई पागल खूसट बुढ़िया थी। खैर, अनुष्का शर्मा को जब बताया जाता है कि उसकी माँ अब नहीं रही और अब उसे पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा जब तक कि उसे कोई महिला संस्थान अडॉप्ट नहीं कर लेती। अनुष्का शर्मा के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, कपड़े भी मैले कुचैले थे और इस एक्सप्रेशनलेस फेस पे एक अजीब सी मासूमियत थी जो अर्नब को आकर्षित भी कर रही थी और कहीं ना कहीं गिल्ट में भी डाल रही थी कि इस बेचारी लड़की को उसके कारण अनाथ होना पड़ा। यहाँ पे उस बुढ़िया की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाला एक मोटा आदमी जब उस बुढ़िया के हाथ को देखता है तो एक निशान को देखकर बहुत ज़ोर से डर जाता है, इतना ज़ोर से कि वो ज़मीन पर ही गिर पड़ता है। और अगले ही पल बांग्लादेश में वो प्रोफेसर को कॉल लगाता है। प्रोफेसर को बताता है कि इस औरत के हाथ में एक खास निशान है जिसे औलाद चक्र कहते हैं। और प्रोफेसर भी इस बात को जानकर चौंक जाता है। ये कोई अधूरा मकसद था जो अधूरा रह गया था और आगे होने वाली किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। कहानी अब हमें प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। प्रोफेसर उन सभी औरतों को जिनके हाथ में औलाद चक्र होता था और जो प्रेग्नेंट होती थी उन्हें मार देता था। मारने का तरीका और वो कमरा इतना ग्रूसम होता था कि वहाँ पे बस डर, चीख और आंसू ही दिखाई देते थे। बाथटब में खून से लथपथ एक औरत जब ऐसे ही बच्चे की डिलीवरी कर रही थी और प्रोफेसर उसे और उसके बच्चे को मारने के लिए आता है तो वो औरत एक अगरबत्ती प्रोफेसर की आंख में घुसाकर भाग निकलती है। और यही औरत थी रुखसाना की माँ, वो बूढ़ी औरत जो अभी फिलहाल खत्म हुई है, जिसके हाथ में औलाद चक्र है। तो प्रोफेसर समझ जाता है कि वही औरत जिसने प्रोफेसर की आंख को फोड़ी, फाइनली वो खुद फूट गई है गाड़ी से टकराकर। लेकिन वो बच्चा जो जन्म लिया था वो कहाँ है? वो बच्चा काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो प्रोफेसर को अब फाइंड करना था उस खोए हुए बच्चे यानी अनुष्का शर्मा या रुखसाना को। खैर, यहाँ पे अब हमें रुखसाना को दिखाया जाता है। रुखसाना काफ़ी अजीब थी। एक तो वो कम बातचीत करती थी, आंखें फाड़ फाड़ कर हर चीज़ को देखती थी जैसे वो दुनिया में पहली बार बाहर निकली है और यहाँ के तौर तरीके जानती ही नहीं है। माँ की मौत के बाद वो अपनी झोपड़ी में ही अपने कुत्तों के साथ रह रही थी, लेकिन इस झोपड़ी में भी जैसे अगरबत्ती की आवाज़, थोड़ी सी अजान की आवाज़, किसी भी आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो जाती थी और पागलों जैसी हरकतें करने लगती थी। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि रुखसाना को कंटिन्यूसली फुसफुसाहट की और किसी के कुछ बोलने की और लगातार जाप करने की आवाज़ आ रही थी और उसे अपने माँ के भी विजन दिख रहे थे। वो घबरा जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो इस घबराहट में वो जंगल से भाग जाती है और शायद ये उसकी खुशकिस्मती थी क्योंकि उसके भागते ही पूछताछ करते हुए प्रोफेसर भी रुखसाना के घर आ गए थे, क्योंकि रुखसाना ही वो बची हुई बच्ची थी जिसे उसे मारना था। पर क्यों? खैर, ये उसका मकसद। प्रोफेसर यहाँ पर खोजबीन करता है लेकिन रुखसाना तो फरार थी।
लेकिन रुखसाना का एक बाल उसे मिल जाता है जो प्रोफेसर के लिए काफ़ी काम का था, तो वो वहाँ से चले जाता है। रुखसाना यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी सिवाय अर्नब के घर को, तो वो अर्नब के घर के बिस्तर के नीचे छुप जाती है। रात को जब अर्नब आता है तो उसे भी सांसों की आवाज़ आ रही थी। बिस्तर के नीचे देखने पर उसे रुखसाना नजर आती है। घबराई हुई रुखसाना को देखकर पहले तो वो खुद घबरा गया था, क्योंकि एक लड़की उसके घर में थी। कॉलोनी वाले क्या सोचेंगे कि वो एक लड़की को छुपा के रख रहा है। लेकिन अर्नब सबसे पहले एक डॉक्टर था। वो जैसे ही देखता है कि रुखसाना के पैरों पर चोट लगी है, वो उसे एक ट्यूब देता है जिसे मलहम समझकर वो लगा ले। लेकिन रुखसाना को वो भी लगाने नहीं आता था, क्योंकि इतना दिन तक जंगल में शायद वो कुछ जानती ही नहीं थी कि आम इंसान रहते कैसे हैं। तो अर्नब उसे सिखाता है कि ट्यूब को पैरों पे कैसे लगाते हैं। खैर रुखसाना यहाँ पर बताना शुरू करती है कि वो वहाँ से डर के भागी है, क्योंकि जंगल वाले घर में कुछ लोग उसे पकड़ने आए थे और उसे लगातार बुरी बुरी आवाज़ें आ रही है। और जो लोग उसे पकड़ने आए थे उसमें एक आदमी को उसने बचपन में देखा था। बचपन में भी वो उसे मारना चाहता था। एज अ दर्शक आप समझ गए होंगे, ये प्रोफेसर कासिम ही था जो बचपन से रुखसाना को खोज रहा है और रुखसाना की जान बचाने के लिए उसकी माँ उसे यहाँ वहाँ लेकर भागती रहती थी। शायद इसलिए रुखसाना कभी सोशल हो ही नहीं पाई, क्योंकि रुखसाना की पहचान सामने आते ही कहीं ना कहीं से प्रोफेसर आकर उसे खत्म कर देता। लेकिन अगर अर्नब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अर्नब को ऐसा लग रहा था कि अकेली लड़की पाकर, वो भी जंगल में, गांव वाले उसका फ़ायदा उठाने आए थे। तो ऐसे में अर्नब डिसाइड करता है कि रुखसाना जब तक चाहे उसके घर में ही सेफली रहे, पर हाँ बाहर ना निकले, क्योंकि कॉलोनी में अगर पता चलेगा कि अर्नब एक लड़की के साथ रहता है तो उसकी शादी टूट सकती थी। लेकिन अर्नब रुखसाना को कंटिन्यूसली अपने घर में तो नहीं रख सकता था ना, तो ऐसे में वो कुछ महिला संस्थान में भी जाया करता था जहां वो रुखसाना को छोड़ सके। लेकिन वहाँ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसे खुद मन नहीं मानता था कि वो रुखसाना को छोड़े। और रुखसाना खुद वहाँ की हालत और वहाँ की औरतों की हालत को देख के डर जाती थी और अर्नब के पीठ के पीछे छुप जाती थी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। अब इतनी भोली भाई लड़की पर कहीं ना कहीं अर्नब को भी दया आ रही थी, क्योंकि इनडायरेक्टली अर्नब के कारण ही तो वो अनाथ हुई थी ना। तो अर्नब डिसाइड करता है कि जब तक रुखसाना चाहे वो रुखसाना को अपने घर पर ही रखेगा, चाहे कॉलोनी वाले कुछ भी बोले। यानी अब काइंड ऑफ थोड़ा बेफिक्र हो गया था। लेकिन अपनी शादी और अपनी फियांसे की चिंता उसे अभी भी थी। यहाँ पे हम रुखसाना के बारे में और भी कुछ स्ट्रेंज बातें जान सकते हैं। जैसे रुखसाना को खाना खाने का सलीका नहीं आता, वो डस्टबिन से खाना निकाल के खाती थी, अजीब तरीके से चलती थी, अजीब तरीके से बैठती थी और अजीब तरीकों से बात करती थी। इसी के साथ में उसके नाखून कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते थे। पैरों और हाथों के नाखून बढ़ने की रफ्तार आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमेशा वो एक नेल कटर रखा करती थी, जिस नेल कटर से वो अपने नाखून को काटती रहती थी। अब नेल कटर से नाखून काटने की हर समय कट कट की आवाज़ कहीं ना कहीं अर्नब को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी। तो एक दिन गुस्से में अर्नब उसके नेल कटर को छुपा देता है। लेकिन जब वो अपने हॉस्पिटल से वापस आता है तो देखता है कि रुखसाना के पैर से और हाथ से काफ़ी खून निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पे अपने बढ़ते नाखून से परेशान होकर और अपना नेल कटर न मिलने पर रुखसाना ने अपने दांत से ही चबा चबा के और अपने नाखूनों को दीवार पर घिस घिस के बहुत ही गलत तरीके से अपने नाखूनों को काट लिया। अर्नब को यहाँ पर उस पर दया भी आ रही थी और खुद पे गुस्सा भी आ रहा था कि वो इस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो वो फिर से उसके नाखूनों पे मलहम लगाता है और उसका नेल कटर वापस कर देता है। इसी के साथ में रुखसाना को काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाने की आदत थी, तो अर्नब उसके लिए कुछ ड्राइंग बुक्स, पेन और कलर्स भी लेकर आया था, काइंड ऑफ सॉरी बोलने के लिए। अब ऐसे ही धीरे धीरे मस्ती मजाक करते हुए कहीं ना कहीं अर्नब रुखसाना के करीब आने लगा था, लेकिन उसे अपनी बाउंड्री पता थी। एक बार की बात है, रुखसाना दर्द से तड़प उठती है। इतना ज्यादा दर्द उसके पेट पे हो रहा था कि जैसे वो मरोड़ मरोड़ के रह जा रही थी। अर्नब उसके पास आता है, उससे पूछता है कि वो उसकी कैसे हेल्प कर सकता है, लेकिन रुखसाना उसे चिल्ला देती है ये कहते हुए कि मुझे हर महीने ये दर्द हो सकते हैं और तू इसमें कुछ नहीं कर सकता। बीइंग अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग, अर्नब समझ जाता है कि शायद रुखसाना को पीरियड्स आए होंगे। आपको भी एज अ व्यूअर यही लगता है, लेकिन रात में कुछ अलग ही कहानी सामने आती है जो इस मूवी के काफी पत्ते खोल कर रख देगी। रात में जब अर्नब की नींद गहरी थी, हम देख पाते हैं कि रुखसाना छत के टेरेस पर किसी वैम्पायर की तरह बैठी हुई थी और अचानक वो छत से कूद जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल चोट नहीं लगती। वो बिल्डिंग्स पर लटक लटक के स्पाइडरमैन की तरह उड़ रही थी। यानी रुखसाना कोई आम इंसान तो नहीं थी, तो फिर वो थी क्या?
खैर रुखसाना यहाँ पे सोसाइटी के कुत्ते के पास आती है क्योंकि वो कुत्ता उसे देख देख के लगातार भौंक रहा था। रुखसाना के पास जाते ही कुकुर शांत हो जाता है, जिसके बाद वो उसे प्यार से पुचकारती है और अगले ही पल उसके गले को मरोड़ देती है। भौंकने वाला कुत्ता पहले प्यार पाके शांत हुआ और अब परमानेंटली शांत हो चुका था। रुखसाना उसके खून को पीती है और तब जाके उसके पेट का दर्द शांत होता है और अब कहीं ना कहीं कहानी लिंक होने लगती है। रुखसाना सच में कोई आम इंसान नहीं थी और ये बात उसकी माँ को भी पता था, तभी तो उसकी माँ उसे बचपन से बचाती आ रही थी और तभी तो वो हर महीने कुत्तों को गांव से चुरा कर लाती थी, क्योंकि रुखसाना को महीने में एक बार खून पीने की तलब उठती थी। किसी इंसान का खून वो नहीं पी सकती थी, तो ऐसे में वो कुत्तों का ही खून पीकर अपनी प्यास को बुझाती थी। उसकी तबीयत ठीक हो गई थी तो वो वापस अर्नव के कमरे में आ चुकी थी। यहाँ दूसरी तरफ प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिसे रुखसाना का बाल घर में मिल गया था, तो वो उस बाल को लेकर एक अंधेरे कमरे में जाता है जिसके कोने में एक औरत बैठी हुई थी। वो प्रोफेसर को देख के डरती है, लेकिन अगले ही पल हमें उस औरत का चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी भयानक था। प्रोफेसर उस औरत को डोमिनेट करते हुए बात कर रहा था जैसे वो उसकी गुलाम थी और उसे वो बाल देकर कहता है कि मुझे बताओ ये लड़की कहाँ मिलेगी। उस बाल को सूंघते ही औरत बता देती है अर्नव का पता, क्योंकि रुखसाना वहीं तो थी, और जिसके बाद में इनाम के लिए एक मुर्गे को वो उसके सामने पटक देता है, जिसे वो औरत काफ़ी ब्रूटली चबा चबा के खा जाती है। यानी कहीं ना कहीं ये औरत भी रुखसाना की ही प्रजाति में से कोई एक है, लेकिन इसे गुलाम बनाकर रखा है प्रोफेसर। बस पता मिलते ही वो अगले ही पल अर्नव की सोसाइटी में पहुंच जाता है। अर्नव की सोसाइटी में जाकर वो अर्नव को वार्न करता है कि जिस लड़की रुखसाना को वो पकड़ा हुआ है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक परी है, पर कोई अच्छी परी नहीं। वास्तव में इफरत नाम का जिन्न हर बार ज़मीन पे आता है और औरतों से संबंध बनाता है, जिस संबंध के बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं वो परी होते हैं, लेकिन काइंड ऑफ वो जिन्न का ही एक अंश होते हैं। इस लड़की का एम ये होता है कि ये इफरत के वंश को आगे बढ़ाए, तो ऐसे में वो अर्नव से भी संबंध बनाने की कोशिश करेगी ताकि वो बच्चे पैदा कर पाए। अर्नव को ये सभी बातें बुलशिट लग रही थी, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर वो इन सब पे विश्वास नहीं करता था। उसके लिए रुखसाना तो एक भोली भाली लड़की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज़ के बारे में प्रोफेसर वार्न कर रहा था वो कर्मकांड तो कब का हो चुका है। जिस दिन रुखसाना ने गलती से अपने नाखूनों को बुरे तरीके से काट लिया था, उस दिन अर्नव और रुखसाना काफ़ी करीब आ गए थे। खैर ये बात को वो प्रोफेसर को बताता नहीं है, लेकिन एक डर तो उसके मन में भी बैठ चुका था। लेकिन फिलहाल के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर प्रोफेसर को कॉलोनी से बाहर निकलवा देता है। प्रोफेसर के जाने के बाद भी वो मुर्दा घर का कंपाउंडर अर्नव पर नज़र रख रहा था, जो बात कहीं ना कहीं अर्नव को समझ में भी आ जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कन्फ्रंटेशन होता है और मुर्दा घर का कंपाउंडर अर्नव को बुरी तरीके से मारता है, जिस पर उसका सर फट जाता है। खैर वो तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन अर्नव जब अपने घर जाता है तो वो रुखसाना को देखता है जो कि काफ़ी सलीकेदार कपड़े पहनकर साफ सुथरी बनकर बैठी थी। उसे उम्मीद थी अर्नव भी वैसी ही हालत में आएगा, लेकिन जब वो अर्नव को देखती है और उसके सर से खून निकलता हुआ देखती है तो उसे कंपाउंडर के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। उसकी मरहम पट्टी करने के बाद जैसे ही अर्नव सो जाता है, फिर से वो निकल पड़ती है शिकार पर इस बार कुत्ते का नहीं, इंसान का। फिर से वो स्पाइडरमैन की तरह उछलते कूदते हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी और किसी जानवरों की तरह कंपाउंडर पर हमला कर देती है। कंपाउंडर का पूरा खून पीने के बाद उस काले आदमी को वो सफ़ेद कर चुकी थी और जिंदा से मुर्दा कर चुकी थी। पेट भर खून पीने के बाद और अर्नव का बदला लेने के बाद वो अर्नव के बिस्तर के बाजू में जाकर प्यार से सो जाती है। अर्नव भी जब नींद से जागता है तो मासूम रुखसाना को देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आता है, लेकिन अगले ही पल दरवाजे में खटखटाहट होती है। अर्नव की फियांसे उससे मिलने आई थी। यूजुअली अर्नव की फियांसे जब भी यहाँ आती थी रुखसाना छुप जाती थी, लेकिन आज रुखसाना अपना हक जताने लगी थी। जानबूझ के वो अर्नव के करीब आने लगी थी और अर्नव की गर्लफ्रेंड को भी समझ में आ चुका था कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, तो वह काफी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। अर्नव पीछे भागता है अपने होने वाली वाइफ को मनाने के लिए, लेकिन औरत का गुस्सा, तो वो गुस्से में बिना अर्नव की कोई भी बात सुने वहाँ से निकल जाती है। अर्नव यहाँ पे आके रुखसाना को काफी डांटता है कि उसे ये सब नहीं करना था और वो आज ही उसके घर से निकल जाए, लेकिन रुखसाना तो फैल चुकी थी। वो गुस्से में अर्नव का ही गला पकड़ लेती है। अब यहाँ पर रुखसाना का इतना भयानक रूप देखकर अर्नव डर गया था बहुत ज़्यादा, और रुखसाना को भी एहसास हो गया था कि उसने गलत किया है, तो वह अर्नव से लगातार माफ़ी मांगती है, लेकिन अर्नव यहाँ पे खुद को कमरे में लॉक कर लेता है। अगली सुबह वो लाइब्रेरी जाता है और न्यूज़ आर्टिकल्स में और गूगल में हर तरफ प्रोफेसर कासिम के बारे में रिसर्च करता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोफेसर ने रुखसाना के बारे में जो भी बातें अर्नव को कही थी, अर्नव को अब उस पर यकीन होने लगा था। और बाय उसके सर्च और रिसर्च से जो बातें हमें पता चलती है वो इस कहानी को काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर देगी। बांग्लादेश में एक भयानक कल्ट रहता था, जो कल्ट इफ़रित जिन के संतान को पैदा करना चाहता था, ताकि जिन यहाँ पर अपनी दुनिया बनाएं और उन लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद दे ताकि वो लोग भी बरकत कर सके। ऐसे में वो खूब सारी औरतों को पकड़ते थे और उन औरतों के ऊपर काला जादू करते थे, जिसके बाद एक सफ़ेद चादर को वो उस औरतों पर डाल देते थे। अगले ही पल उस चादर के अंदर हमें एक आकृति उभरती नजर आती थी जो उन औरतों के साथ संबंध बनाती थी। ये कोई और नहीं, इफ़रित जिन हुआ करता था, जो उन औरतों को अपने बच्चों से प्रेग्नेंट कर दिया करता था। इस दौरान में सभी कल्ट मेंबर्स उस सीन को रिपीट होता हुआ देखते थे, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत संबंध था। पर इसके उलट इस कल्ट को ख़त्म करने के लिए और उन औरतों से पैदा हुए बच्चों को रोकने के लिए प्रोफेसर कासिम ने एक मुहिम शुरू की थी, जिस मुहिम के तहत वो उन औरतों को पकड़ते थे और इन्हीं औरतों के हाथ पर वो औलाद चक्र बना दिया जाता था, ताकि इन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये इफ़रित की होने वाली बीवी है। मज़े की बात ये थी कि इफ़रित जिन की हर समय लड़कियां ही पैदा होती थी, क्योंकि लड़कियां वंश को आगे बढ़ा सकती, और इन लड़कियों के शरीर में हर महीने एक जहर बनता था। अगर वो इस जहर को बाहर ना निकालें तो वो खुद भी मर जाएंगी। यही कारण था कि रुखसाना को हर महीने पेट पे दर्द होता था। उस जहर को वो किसी इंसान पर रिलीज़ नहीं करती थी, बल्कि कुत्तों पर रिलीज़ करती थी, क्योंकि अगर वो इसे इंसानों पर रिलीज़ करती तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर और उसके कल्ट को पता चल जाता कि कहीं पर रुखसाना छुप कर रह रही है। इसी के साथ में इन लड़कियों की नाभि नहीं होती थी, क्योंकि ये इंसानी बच्चे तो थे नहीं कि किसी कॉर्ड से जुड़कर पैदा होंगे, और इनके नाखून हमेशा बढ़ते रहते थे, इतने ज़्यादा बढ़ते थे कि उन्हें हर समय काटना पड़ता था। और इफ़रित के वंश को बढ़ाने के लिए ये लड़कियां तुरंत ही किसी पुरुष के संबंध में आना चाहती थी। और मज़े की बात ये थी कि इन्हें 9 महीने में नहीं, एक ही महीने में बच्चे हो जाते। अब ये सारी कहानी जाके अर्नब का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था, लेकिन अर्नब ने वो हसीन गलती तो कर ली थी, तो अब मौका था उस गलती को सुधारने का। वो घर जाता है, रुखसाना से बहुत ही प्यार से बात करता है, और रुखसाना भी किसी पालतू पपी की तरह उसके हाँ में हाँ मिला रही थी। उसकी सेफ्टी के लिए वो उसे जंजीरों से बांध रहा है। ये बात वो रुखसाना से कहता है, जिससे रुखसाना भी मान जाती है। जैसे ही रुखसाना जंजीरों में बनती है, वहाँ पर प्रोफेसर और उसके कल्ट मेंबर आ चुके थे। यानी अर्नब ने रुखसाना की सच्चाई जानते ही प्रोफेसर को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ पर प्रोफेसर और उसके कल्ट मेंबर रुखसाना के साथ में बहुत ही बुरी तरीके से पेश आने लगते हैं, जैसे किसी जंगली जानवर को पकड़ने आए हैं। उसके गले, हाथ, पैर, हर जगह पट्टा मार के उसे मंत्रों के साथ में और मारते पीटते हुए वो अपने साथ ले गए थे। लेकिन रुखसाना के जाते ही अर्नब का बुरा हाल था। तुम्हें लगा जान छूटी, लेकिन वो अब डिप्रेस हो चुका था। घर वालों को लगता है कि हमारा बिटवा तो सगाई खत्म होने के कारण डिप्रेस है, लेकिन वो रुखसाना की रुखसत से डिप्रेस था। अर्नब के पास एकमात्र दोस्त थी जो उसकी मंगेतर बनने वाली थी। मंगनी का रिश्ता भले ही टूट गया हो, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तो रहेगा ही ना। तो वो जाता है अपनी होने वाली वाइफ यानी उसकी पुरानी दोस्त से बात करने, और उसके सामने कन्फेस करता है कि कहीं ना कहीं वो रुखसाना से प्यार करने लगा था और रुखसाना उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। ऐसे में असली डेविल कौन हुआ? असली डेविल रुखसाना तो नहीं थी, क्योंकि रुखसाना ने कभी भी अर्नब को हार्म नहीं पहुंचाया। असली डेविल तो अर्नब था, जो कि इंसान होते भी रुखसाना का भरोसा तोड़ दिया। बीइंग अ फ्रेंड, उसकी होने वाली मंगेतर इस बात को समझ भी जाती है और वो अर्नब को कहती है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो अर्नब भी यहाँ पर प्रोफेसर और उसके मेंबर्स के पास पहुँच जाता है ताकि वो रुखसाना को बचा सके। लेकिन रुखसाना अबला नारी नहीं थी। वो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेसर के मेंबर्स को बुरे तरीके से मारकर और उनकी गर्दनों को तोड़ते हुए यहाँ से भाग चुकी थी, और अब वो एक माँ थी तो अपने बच्चों को बचाना चाहती थी, ठीक उसी तरीके से जैसे कभी उसकी माँ ने हिम्मत दिखाकर रुखसाना को बचाया था। भले रुखसाना डेविल थी तो क्या हुआ। तो अब वो जाती है प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर यहाँ पर रुखसाना को काबू में करने के लिए बहुत सारे मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन रुखसाना उसके काबू में नहीं आने वाली थी। रुखसाना उसके गले को मरोड़कर उसे ब्रूटली मार डालती है। अब आपको लगेगा रुखसाना काफी पावरफुल थी, ना मुन्ना। रुखसाना ने यहाँ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क किया। उसे पता था प्रोफेसर मंत्रों से उसे काबू में कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पर हेडफोन्स लगा कर आई थी, हाई म्यूजिक सुनते हुए, ताकि मंत्र उसके कान में जा भी ना पाए। और अब उसकी इकलौती दुश्मन बची थी उसकी सौतन। उसे लग रहा था कि अर्नब रुखसाना से इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि अर्नब की मंगेतर अभी तक जिंदा है, तो चलो उसका ही किस्सा खत्म कर दिया जाए। तो वो पहुंच चुकी थी अर्नब की मंगेतर को मारने के लिए,
यानी वही जो अर्नव की बेस्ट फ्रेंड थी। अब यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड अपने आप को बचाने के लिए रुखसाना के पेट पर वार कर देती है, जिससे दर्द शुरू हो जाता है और रुखसाना को डिलीवरी होने लगती है। बीइंग अ गुड वुमन, अर्नव की मंगेतर या दोस्त कह लीजिए, वो मदद करने लगती है रुखसाना को बच्चा डिलीवर करने में, और यहाँ पर बच्चा पैदा होता है। घबराते हुए अर्नव की फ्रेंड उसकी नाभि दिखती है और यहाँ पर बच्चे की नाभि थी, यानी ये कोई जिन का बच्चा नहीं था, इंसानी बच्चा था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन बच्चे को जन्म देते ही रुखसाना वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि बच्चा सही हाथों में है। अर्नव जब यहाँ पे आता है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जंगल की तरफ रुखसाना भागी है, तो अर्नव भी उसे खोजते हुए रुखसाना के पुराने घर यानी जंगलों की तरफ जाता है। वहाँ पर वो देख पाता है कि रुखसाना दर्द में कलप रही थी, क्योंकि आज महीने का वो दिन था जब रुखसाना के शरीर में जहर काफ़ी ज़्यादा बन चुका था और उसे किसी का खून पीकर इस जहर को उस इंसान में या उस कुत्ते में डालना था। यहाँ पर कुत्ते थे नहीं, इंसान के नाम पर सिर्फ अर्नव था। अर्नव रुखसाना के पास जाकर उसे कंसोल करना चाहता था। रुखसाना का भी मन कलप रहा था कि अर्नव के गले में अपना दांत गड़ा दे, लेकिन अर्नव से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि अपने आखिरी समय में भी वो अपने जहर को अपने अंदर ही रखी रही और उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले रुखसाना ने अर्नव को कहा कि उसका बच्चा इंसानी बच्चा है और वो प्यार से पैदा हुआ है, अर्नव और रुखसाना के प्यार से, तो उस बच्चे को वो अपना ले। अर्नव भी मरने से पहले रुखसाना को आश्वासन देता है कि वो उस बच्चे को प्यार से रखेगा और शायद फ्यूचर में अर्नव और उसकी होने वाली मंगेतर फिर से मंगनी कर ले और इस बच्चे को पाले। तो इस तरीके से परी कहानी एंड होती है। ये वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड हॉरर्स में से एक है। तो अब जानते हैं कहानी के फैक्ट्स के बारे में। खैर, इस फिल्म को कंटेंट ओरिएंटेड फीमेल लीड वाली मूवीज की लिस्ट में रखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति होगी नहीं, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अनुष्का शर्मा ने, जिसके पहले वो NH10 और फिल्लौरी जैसी कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज को प्रोड्यूस कर चुकी है। अब इस दौरान बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि प्रोडक्शन हाउस भले अनुष्का शर्मा का है, लेकिन पैसे तो विराट कोहली लगाते हैं, जिसपे अनुष्का शर्मा ने मीडिया को बहुत ही कड़क और सख्त जवाब दिया था कि पैसे उनके पास भी है। इतना दिन तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद पैसे उन्होंने भी कमाए हैं। इस फिल्म ने हीरो अर्नव का जो रोल किया है, उन्होंने कहानी मूवी में विद्या बालन के साथ एक इंस्पेक्टर का भी रोल किया था। अब ये फिल्म जिस समय रिलीज हुई थी उस समय अनुष्का शर्मा की NH10 और फिल्लौरी उससे पहले रिलीज हुई थी, जो कि कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज थी, पर उतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट नहीं हुई थी जैसे अनुष्का शर्मा की बाकी मूवीज होती हैं। तो परी मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि ये अलग टाइप की हॉरर थी, लेकिन वंस अगेन इंडियन ऑडियंस ने इसे देखना उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप एम्बिएंट हॉरर्स की बात करते हो, जहाँ पे एटमॉस्फेयर के वे में आपको हॉरर और चिलिंग नेचर फील कराया जाए, तो ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक है। तो मैं आपको सजेस्ट जरूर करूँगी कि आप इस मूवी को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये मूवी ऐसी मूवी है जिसे आप अगर दिन में भी देखेंगे ना तो आपको गूज बम्स आ जाएंगे। अंडररेटेड मूवीज़ की लिस्ट्स में से इन दोनों मूवीज़ को भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।